toppers don't do different things, they just do things differently. अगर कोई बच्चा मुझसे पूछता मैडम एक नीट एस्पिरेंट को कितनी देर पढ़ना चाहिए, है ना, तो मैं आपको बता दूं कि किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि एक नीट एस्पिरेंट को इतनी देर पढ़ना चाहिए, इतने घंटे पढ़ना चाहिए तो ही उसका सिलेक्शन होगा, नहीं। तो पहले तो आप अपने आप को किसी से भी कंपेयर करना बंद करें। आप दिन में कभी भी सोएं, कभी भी उठें, कभी भी खाएं, लेकिन 2 बजे से 5:20 के बीच में आप ना तो सोएं ना खाएं, उस बीच में आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। तो जो गलतियां थी उनको सिर्फ ये जानकर कि ये मेरी गलतियां थी, अरे यार यहाँ मैंने गलत कर दिया, अगली बार मैं नहीं करूँगा, क्यों नहीं, कैसे नहीं करूँगा, वो गलती दोबारा ना हो। हेलो जी, नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे। मैं डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, आपकी अपनी ज़ूलॉजी फैकल्टी, और आज बहुत ही काम की बात लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। सभी बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैडम मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करें मैडम, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आखिरी के इन दिनों में, प्लीज़ उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। तो आपके उन्हीं डाउट्स को समराइज़ करते हुए बेटा ये छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, जिसमें आखिरी समय आपको क्या करना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। और कुछ भी शुरू करने से पहले ना मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से बोलना चाहती हूँ। टॉपर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे जस्ट डू थिंग्स डिफरेंटली। जो टॉपर्स होते हैं वो कुछ अलग नहीं पढ़ते हैं, वो कुछ अलग नहीं करते हैं, वो भी वही पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं, बस उनका करने का, बस उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो वो कुछ अलग नहीं पढ़ रहे हैं, वो वही पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं, बस उनका पढ़ने का तरीका अलग है। तो ऐसा क्या वो पढ़ते हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं, या आपको सब कुछ पता है कि मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, मुझे ये सब आता है, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आ रहे क्योंकि आपको ये नहीं पता है इसको पढ़ना कैसे। आप बस उसको एक तरफ से पढ़ते हुए चल रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंट हो जा रहा है कि नहीं 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 मैं मुझे सब आता है, आगे बढ़ते हैं। तो बस उस छोटी सी स्ट्रैटेजी को लेकर के मैं आपके पास आई हूँ कि इन आखिरी के 45 दिनों में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, हम उस पर आज बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो बेटा हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, ठीक है। अगर कोई बच्चा मुझसे पूछता मैडम एक नीट एस्पिरेंट को कितनी देर पढ़ना चाहिए, है ना, तो मैं आपको बता दूं कि किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि एक नीट एस्पिरेंट को इतनी देर पढ़ना चाहिए, इतने घंटे पढ़ना चाहिए तो ही उसका सिलेक्शन होगा, नहीं। कहीं पर भी इसका कोई स्टैंडर्ड टाइम जिक्र नहीं किया गया। तो फिर मैडम हमें क्या करना है, आपकी कैपेसिटी आपको पता है। हर बच्चे की जो क्षमता होती है पढ़ने की, किसी भी चीज़ को समझने की, वो सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। और वो केवल आपको पता है, ना आपके पेरेंट्स को पता है, ना आपके टीचर्स को पता है, ना आपके भाई बहन को पता है, सिर्फ आपको पता है। अब आप ये जानो, कोई बच्चा ऐसा होता है जो कि पढ़ने बैठा 3 घंटे तक वो लगातार पढ़ता है, ठीक है, हम मानते हैं कि बायोलॉजिकली दिस इज प्रूवन कि कोई भी दिमाग 45 मिनट से ज़्यादा किसी एक चीज़ पे फोकस या कंसंट्रेट नहीं कर सकता, लेकिन उस कंसंट्रेशन को आप प्रैक्टिस से बढ़ा ज़रूर सकते हैं, ठीक है। तो एक बच्चा है जो 3 घंटे लगातार बैठ करके पढ़ सकता है और 3 घंटे लगातार पढ़ने के बाद फिर वो उठता है कि अब मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लूँ, 5 मिनट का ब्रेक ले लूँ या 10 मिनट का ब्रेक ले लूँ, या कोई बच्चा 1 घंटे का ब्रेक ले लेता है, उसके बाद में दोबारा पढ़ने बैठता है, ठीक है। तो हर बच्चे की बेटा अपनी कैपेसिटी होती है। वहीं एक ऐसा भी बच्चा है जो हर आधे घंटे में मतलब पढ़ने के बाद 2-2, 3-3, 5-5 मिनट का ब्रेक लेता है, वो उठ के बस घूम के आ जाता है, पानी पी के आ जाता है, एक बार चक्कर लगाया था, मम्मी को देखा था, मम्मी यार क्या कर रही हो, चलो चलो ठीक है मैं पढ़ ही रहा हूँ, है ना। तो हर आधे घंटे बाद वो उठता है। इसका ये मतलब नहीं कि उसका सिलेक्शन नहीं होता बेटा, उसका भी सिलेक्शन होता है, बस सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है, लेकिन पढ़ाई सब एक ही कर रहे हैं। अब तरीका क्या अलग है बेटा, तरीका सिर्फ इतना सा है, देखो ये वो टाइम है जब आपका ऑलमोस्ट सभी बैचेस में सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस लगभग खत्म हो चुका है, ठीक है। अब टाइम है बेटा अपना रिवीजन का। अच्छा, रिवीजन मतलब दोबारा से देखना, री मतलब दोबारा, विजन मतलब देखना। तो रिवीजन हम उसका करेंगे ना जो एक बार हमने अच्छे से देखा होगा, जो हमने पहले ही कभी नहीं देखा है उसको हम देख रहे हैं, तो वो रिवीजन हुआ है, सिर्फ विजन हुआ, वो हम पहली बार देख रहे हैं, हम दूसरी बार नहीं देख रहे, तो वो फर्स्ट विजन हुआ, ठीक है। तो अगर आपको इस समय पर, अब आपको इतना पता है कि आपको कौन से टॉपिक को बिल्कुल शुरू से पढ़ना है जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक को आपको दोबारा पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है क्योंकि पिछली बार आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ था, या आपको ये पता होगा कि कौन से टॉपिक को सिर्फ आपको एक नज़र मारते हुए आगे बढ़ना है क्योंकि ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। छोड़ना कोई भी टॉपिक नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस टॉपिक पर कितना ज़्यादा समय देना है।
अगर आप उसको पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है उसको पढ़ने में आपको ज़्यादा समय लग जाए। किसी टॉपिक को आप दूसरी बार पढ़ रहे हैं, बस आपको एक बार उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते आगे निकलना है, तो हो सकता है उसमें आपको थोड़ा कम समय लगे। और वहीं तीसरा टॉपिक कोई ऐसा है जिसको आप सिर्फ एक बार देख करके आगे निकलना है कि ये तो मुझे आता है, फ्लो चार्ट एक बार देख हो गया रिवीजन, ठीक है। तो आपको पता है कि आपको उसको कम समय देना है। अब यही चीज़ को हम फिर से स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ आपको, सपोज आपको एवोल्यूशन चैप्टर ईजी लगता है, आपके साथ वाले को एवोल्यूशन हार्ड लगता है, तो आपने सोचा कि विकास चैप्टर मैं 4 घंटे में रिवाइज करके आगे बढ़ जाऊंगा। वहीं आपके साथ वाला है जिसको लग रहा है कि यार इसको तो अभी पढ़ने में मुझे पूरे 2 दिन लग जाएंगे, फिर मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस, तो आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि विकास इतना हार्ड है क्या। नहीं, हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी है। किसी के लिए विकास बहुत हार्ड है, किसी के लिए जैव प्रौद्योगिकी बहुत हार्ड है, किसी के लिए मानव कार्य की बहुत हार्ड है, किसी के लिए प्राणी जगत बहुत हार्ड है। तो सब बच्चे की अपनी अपनी कैपेसिटी है, सबका अपना अपना चैप्टर्स को देखने का विजन है। तो पहले तो आप अपने आप को किसी से भी कंपेयर करना बंद करें, ठीक है। बस शुरुआत में मैं हमेशा से एक बात बोलती हूँ, आखिरी के 45 दिन की स्ट्रैटेजी सिर्फ इतनी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तीनों किताबों को अपने सामने रखिए, ठीक है। उनके जो जो चैप्टर्स हैं उनके नाम लिख लो। अब मैं नाम इसलिए लिखने को बोल रही हूँ क्योंकि एनएमसी के न्यू सिलेबस के हिसाब से, एनटीए के न्यू सिलेबस के हिसाब से आपके कुछ चैप्टर्स हट गए है ना। तो जो जो चैप्टर्स बचे आप उनके नाम अपनी स्टडी टेबल के सामने लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर कौन से चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं, आपको उनके सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ते हुए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कौन से चैप्टर्स को आपको एडिशनल समय देना है और कौन से चैप्टर्स आपको बिल्कुल नहीं आते, इनको तो आपको अच्छे से पढ़ना है। इनके लिए हो सकता है आपको 1-2 दिन देने पड़ जाए, अभी कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी सही तरीके से प्लान करेंगे तो आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, और बस बेस्ट ही देना होता है। नीट में सिलेक्शन के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए सिर्फ आपको अपना बेस्ट देना होता है, और हर बच्चे का बेस्ट अपना अलग होता है, ठीक है। तो जल्दी से बात करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी की। तो स्ट्रैटेजी में बेटा सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको बायो की अगर मैं बात करूं तो आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन का मतलब पता है, मतलब कब पता होगा, जब आपने उसकी क्लासेस अच्छे से देखी होंगी, आपने उसके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे। तो आपने क्लासेस के, जब आपके वो चैप्टर क्लास में चल रहा था उस टाइम पर बेटा आपने उसको अगर अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो अब आपको सिर्फ एनसीईआरटी को एक बार रीड करना है, और उसके बाद बेटा आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब बेटा आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो ये कि सबसे पहले तो आप अपने सामने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के चैप्टर्स का नाम लिख लीजिएगा। मुझे कौन से चैप्टर पे कितना समय देना है आपको वो पता होना चाहिए। जो बहुत अच्छे से आते हैं उनमें सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और सोने से पहले कल आप क्या पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर्स के नाम आपकी स्टडी टेबल के सामने होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास स्टडी टेबल नहीं है तो आप जहाँ बैठ के पढ़ते हैं वहाँ पर बेटा आप उसको चिपका लो, ठीक है। स्टिकर नोट आप सबको पता है, ठीक है। हम सबके पास ये स्टिकर नोट्स होते हैं। स्टिकर नोट्स नहीं है तो आप नॉर्मल पेज भी ले सकते हैं। ये बेटा स्टिकर नोट्स होते हैं, ठीक है। इनमें आप रात को सोने से पहले कल हम क्या पढ़ेंगे, कल की डेट डालिए और कल के टारगेट्स लिखिए कि कल मुझे इस सब्जेक्ट के इतने चैप्टर्स करने हैं, और अगर मुझे चैप्टर्स आते हैं तो मुझे इस सब्जेक्ट के इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको डेली कम से कम एक सैम्पल पेपर ज़रूर लगाना है। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि सैम्पल पेपर लगाते टाइम आप 2 से 5:20 के बीच में उस सैम्पल पेपर को लगाइए, क्योंकि 2 से 5:20 5 मई को आपका नीट का एग्ज़ाम होगा, और उस टाइम पर आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो, उस चीज़ की प्रैक्टिस आप आज से शुरू कर दीजिए। आप दिन में कभी भी सोएं, कभी भी उठें, कभी भी खाएं, लेकिन 2 बजे से 5:20 के बीच में आप ना तो सोएं ना खाएं। उस बीच में आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, समझे। तो पहली हमने स्ट्रैटेजी में पॉइंट, हमारा पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि रात को सोने से पहले आपको अपना टारगेट लिख कर रखना है कि कल सुबह उठ करके मुझे पूरे दिन में क्या क्या करना है। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी अपना क्या है, रात को सोने से पहले अगले दिन का आपको टारगेट सेट करना है। दूसरा, अगले दिन बेटा आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। मैं अगर बायो की बात करूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो आपके टीचर्स जैसा आपको बताते हैं, नोट्स पढ़ने हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है, जो भी आपको करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जो भी आपको करना है, उन टीचर्स ने आपको जो भी बोला है। तो अगले दिन उठ करके पहला पॉइंट क्या हुआ, रात को सोने से पहले स्ट्रैटेजी सेट करना या टारगेट सेट करना। दूसरा पॉइंट बेटा स्ट्रैटेजी में ये होगा कि अगले दिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपको, और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे वो 2 बजे से लेकर के 5:20 के बीच में करेंगे, क्योंकि वो टाइम है जब आपको अपने माइंड को सुपर एक्टिव स्टेट में रखने की ट्रेनिंग देनी है,
ठीक है, ताकि 5 मई एग्ज़ाम वाले दिन आपको उस टाइम पर नींद ना आए, भूख ना लगे, आलस ना आए, वो आपका सुपर एक्टिव मोड होना चाहिए। और उस चीज़ की ट्रेनिंग आप अभी से देंगे तो तब तक एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को, अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए आपको 21 दिन तो मिनिमम देने होते हैं। 45 दिन है यार, गिव योर बेस्ट। तीसरा बेटा आपको क्या करना है, डेली आपको पर सब्जेक्ट, मैं अगर बायो की बात करूं, पर सब्जेक्ट मतलब बायो में आपको कम से कम डेली 250 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने, कम से कम बोल रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम बायो में आपको 250 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का अपने टीचर्स से पूछिएगा कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन डेली आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, 2 से 5-20 के बीच में तो ज़रूर करने हैं। ठीक है, एक बार आपका सिलेबस हो जाता है, उसके बाद आपको सैम्पल पेपर्स करने हैं। और उसके लिए आपको पता है कि हमारी ये एनटीए की नीट रैंकर टेस्ट सीरीज़ आई है, जिसके बारे में मैंने आपको ड्यूरिंग दी क्लासेस भी बताया है। आप इस बुक में आपके लिए सैम्पल पेपर्स दिए हैं, यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस के सैम्पल पेपर्स हैं, पार्ट सिलेबस सैम्पल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा आपके कुछ एडिशनली फ्रेम्ड क्वेश्चंस हैं जो हमारी टीम ने आपके लिए बनाए हैं। तो आप इस बुक की हेल्प से बेटा अपने लिए, मतलब अपनी ट्रेनिंग के लिए आप सैम्पल पेपर्स कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी आप क्वेश्चंस लगाते हैं, कोई भी सैम्पल पेपर लगाते हैं, पूरा लगाने के बाद, पूरे क्वेश्चंस लगाने के बाद या सैम्पल पेपर लगाने के बाद आप उसमें उसको मार्क करिए कि कितना सही था, कितना गलत था, क्रॉस चेक करिए उसकी आंसर की से। और जो जो गलतियां थी उनको सिर्फ ये जानकर कि ये मेरी गलतियां थी, अरे यार यहाँ मैंने गलत कर दिया, अगली बार मैं नहीं करूँगा, क्यों नहीं, कैसे नहीं करूँगा, वो गलती दोबारा ना हो, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इस बार ये गलती हुई क्यों। गलती होने के 2 कारण होते हैं, या तो आपको वो टॉपिक आता ही नहीं था, ठीक है, आपने तुक्का मारा है, आपने छोड़ दिया। अगर आपको वो टॉपिक नहीं आता है तो उस टॉपिक को अच्छे से बैठ के उसी टाइम पढ़िए। और दूसरा कारण हो सकता है कि आपने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा, मैडम मैंने जल्दी में गलती कर दी है ना, तो जल्दबाजी नहीं करनी। 3 घंटे 20 मिनट का समय बहुत होता है बेटा 200 क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, करने आपको 180। ठीक है, तो ये बेटा आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन आखिरी के समय में। इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप चाहे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, चाहे आप कोई सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करें, आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि पेपर को या क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के बाद आपको उसका एनालिसिस करना है कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, जो गलत किया है वो क्यों गलत किया है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको क्यों पता है तो उस क्यों को सुधारना भी आप ही को है। बस यही फ़र्क होता है एक उस बच्चे में जो सिर्फ नीट का एग्ज़ाम देकर के आता है, जिसका सिलेक्शन नहीं होता, और उस बच्चे में जो नीट का एग्ज़ाम देता भी है और बहुत अच्छे नंबर्स से, जिनको हम बोलते हैं फ्लाइंग कलर्स के साथ, जो नीट को क्रैक करता है। ठीक है, यही फ़र्क होता है, क्योंकि नॉर्मल बच्चा सिर्फ पढ़ता है, सिलेक्शन वाला बच्चा पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है। नॉर्मल बच्चा अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है तो करके छोड़ देता है, आगे बढ़ जाता है। सिलेक्शन वाला बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद अपने उसी पेपर को एनालाइज करता है। नॉर्मल बच्चा अगर उसको एनालाइज कर भी लेता है तो एनालिसिस करने के बाद उसको रेक्टिफाई नहीं करता, मतलब उसमें सुधार नहीं करता है। सिलेक्शन वाला बच्चा और अच्छे नंबरों से सिलेक्शन वाला बच्चा अपनी हर एक गलती का सुधार करता है और कोशिश करता है कि उस गलती को अगले सैम्पल पेपर में या अगले क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पर नहीं दोहराया जाए। गलती सबसे होती है यार, हम सब इंसान हैं, है ना, लेकिन उस गलती से हमें सीखना है। और ये तो हमारी डेली की सीख है ना, कि अपनी गलतियों से अगर आप सीखोगे तो जीवन में उतने ही ऊंचाई पर जाओगे। वही बात यहाँ पर आती है, जो बच्चा अपनी गलती से सीखता है, अपने गलती से, मतलब जो क्वेश्चंस उसने पेपर में या क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे गलत किए हैं, जो उनसे सीखता है, सीख करके उनको सुधार करता है, वो तो आगे बढ़ता है, उसके नंबर बढ़ते हैं। और जो नहीं सुधार करता है उसके नंबर नहीं बढ़ते हैं, उल्टा कम होते जाते हैं। लास्ट में मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं ड्यूरिंग क्लास या बाद में कि मैम हमारा बैकलॉग बहुत है, अब हम क्या करें। तो बेटा इस पर मैं आपसे बोलना चाहूँगी, बैकलॉग आपका है तो कवर भी आप ही को करना है। कोई मैम, कोई सर, कोई दोस्त कुछ नहीं कर सकता है इसका। तो ये रोना बंद करो, अपने दुखड़े रोना बंद करो, उन दुखड़ों को जीना सीखो, उन दुखड़ों के साथ जीना सीखो, उन दुखड़ों को सुख में बदलना सीखो। तो दुख को सुख में कैसे बदलोगे? बैकलॉग तुमने किया है, क्यों किया है? क्योंकि जब क्लासेस चल रही था तुम मस्ती कर रहे थे, तो तुमने अगर उस टाइम पे मस्ती किए तो उस टाइम पे नींद पूरी किए, तो अब अपनी नींद गवाओ, चैन गवाओ, मस्ती गवाओ और उस बैकलॉग को कवर करो। कोई टीचर से अगर तुम इंडिविजुअली, मैम हमारा बैकलॉग हो गया हम क्या करें, कोई टीचर कुछ नहीं, टीचर यही बोलेगा अपना बैकलॉग कवर करो। हम क्या कर सकते हैं बताओ?
जब हम पढ़ा रहे थे साल भर, तब आपने हमारे साथ क्यों नहीं पढ़ा? हमने तो नहीं कहा था बेटा बैकलॉग करो। तो लास्ट में जाते जाते बस मैं एक चीज़ बोलूँगी, अपना दुखड़ा रोना बंद करो। इफ़ यू हैव बैकलॉग, अगर आपका बैकलॉग है तो उस बैकलॉग को कवर भी आप ही को करना है, कोई टीचर नहीं करेगा, कोई दोस्त नहीं करेगा, है ना। और अगर आपका बैकलॉग नहीं है तो जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी के पॉइंट बोले हैं, जल्दी से सोने से पहले अपना अगले दिन का टारगेट सेट करो, अगले दिन उठ करके उस टॉपिक को पढ़ो, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, हो सकता है तो सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करो। और उसका विशेष चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि उस सैम्पल पेपर को या क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको 2 से 5-20 के बीच में करना है। चौथा, उसको करने के बाद उसको एनालाइज करो, कहीं पर भी अगर गलतियाँ हैं तो उसको सुधार करो। अगर आपको वो टॉपिक नहीं आता, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ो, और आपको क्या आता है क्या नहीं आता है इसको एनालाइज करने का सबसे सही तरीका भी बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही होता है। क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं हमें लगता है हमें सब अरे ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है। 4 क्वेश्चन कर लो ना उससे रिलेटेड, पता लग जाएगा आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद जब आप एनालाइज करते हैं कि इस टॉपिक में कहाँ गलती हुई, इस क्वेश्चन में कहाँ गलती हुई, तो 2 ही रीज़न समझ में आते हैं। या तो आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा था, या आपको वो टॉपिक ही नहीं आता था। क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा था तो अपनी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करो, और टॉपिक नहीं आता था तो टॉपिक को कवर करो। दिस इज, अगर आपने इतना कर लिया तो आप में और उस बच्चे में जो नीट को बहुत फ्लाइंग कलर्स के साथ, बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ क्रैक करता है, उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इनफैक्ट आप ही वो बच्चे होंगे जो शायद नीट को बहुत अच्छे नंबरों के साथ क्रैक करें। ठीक है, तो आपको अगर टॉपर बनना है, आपको अगर नीट क्रैक करना है, तो बस अपना पढ़ने का तरीका बदलना। नीट विल बी योर्स, सिर्फ और सिर्फ आपका। सो ऑल द वेरी बेस्ट।